ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, आज के एपिसोड में मचाने वाले हैं कुछ नमूने एक और कोहराम। ये सब है साइंस से अनजान, आप इन्हें कॉपी मत कीजिए। आज के एपिसोड में हॉलिडे में खाया इसने ड्रैग का तमाचा, पिकनिक में वाटरफॉल से गिरे भतीजा और चाचा, और गलती से साइकिल में अटक गया खांचा। जस्ट इग्नोर, पहले देखते हैं ये। याद है बचपन में सभी हमें गोद में उठाते थे और जब थक जाते थे तो झूले में रख के सुलाते थे। अरे इतने बचपन की बातें किसे याद होती हैं यार। अरे यादें तो बड़े होकर बनती हैं, और कौन कहता है बड़े होकर झूला नहीं झूल सकते। ये देखिए, खास ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ झूला झूलने जाते हैं लोग। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग है, अप्रोक्सीमेटली 88 मीटर हाई। जी हाँ, ये वो नहीं है पर खतरनाक है। और ये वाला झूला तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है यार। झूले डराने के लिए होते हैं कि फन के लिए होते हैं? I mean, झूलाने वाले का फन नहीं, झूलने वाले का। उठ जा मेरे बेटे। जब आप झूलते हैं तो एक पेंडुलम बन जाते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और दोबारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन पुशर स्विंग को एडिशनल काइनेटिक एनर्जी दे सकता है। जब टॉप आर्क पे स्विंग रुकता है, वो फोर्स लगाकर आपको और एक्सेलरेट करता है और आप जाते हैं ऊपर, बहुत ऊपर, बशर्ते आप उसे संभाल सकें। पता है आपको इसकी साइंस सिंपल लगी। गाइज, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया था, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस और स्टूपिडिटी की होती है यारी तो मिलती है चोटें, छोटी छोटी और प्यारी प्यारी। और जब आपके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो तो उन्हें खेलने दे। प्यारी रेबेका मस्त टायर से खेल रही थी, पर मम्मी को उसे हैप्पी मदर्स डे बुलवाना था। इसी चक्कर में पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, रेबेका बिल्कुल ठीक है। बस उसे एक सीख मिल गई। यहाँ स्विंग आगे पीछे नहीं, गोल गोल घूम रहा है। क्या ये स्टूपिडो के लिए सही है? नहीं, ढाक के 3 पात। गोल घूमते हुए भी ये स्विंग पेंडुलम की तरह काम कर रहा है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और जैसे ही इस बच्चे ने बीच में रेल गाड़ी पकड़ने की कोशिश की, अरे वो गया इंजन से दूर। धड़ाम, रेल गाड़ी। और स्टूपिड बैठे हैं तो हमेशा गिरेंगे। ये बंदा रस्सी खींचकर स्विंग पर बैठे दोस्त पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये आया कि जब ये रस्सी उसी के पैरों में फंस गई तो कुछ काइनेटिक एनर्जी उस पर भी ट्रांसफर हो गई और भाई की बेइज्जती हो गई। नी बोर्डिंग, जिसमें आप घुटनों के बल एडवेंचर के मजे लेते हैं और दर्द भी सहते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि कम पानी में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको खींचने वाला कोई होना चाहिए। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, पार्किंग लॉट में ही शुरू हो गया। अब पर कहीं भी करने के अपने ही साइड इफेक्ट्स हैं। जी हाँ, नी बोर्डिंग एक एक्वाटिक टो स्पोर्ट है, लाइक वेक बोर्डिंग या वाटर स्कीइंग, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास लोअर रहता है और सरफेस एरिया लार्ज। इसे करना आसान है, पर कभी कभी हम आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हैं, तो बेटर है साइंस का डोज लेकर आगे बढ़े। नी बोर्ड का एक स्मूथ फ्लैट बॉटम होता है जो पानी के सरफेस पे उसे फ्लोट करवाता है। अगर आप बॉडी टेंशन बनाकर रखेंगे तो केबल का फोर्स बोर्ड के साथ आपको भी पुल करेगा, लेकिन आपको बचना होगा नोज डिग से। अगर फ्रंट एंड पानी के अंदर जाता है तो अचानक ड्रैग बढ़ने से ब्रेक लगेगा, और जब ये ब्रेक केबल के पुलिंग फोर्स से कंबाइन होगा तो लगेगा टॉर्क।
जो आपको आगे गिरा देगा। इसे देखिए, पूरी तैयारी के साथ सेट हो चुका है। बीवी को वीडियो बनाने में लगाया है। जी हाँ बंधु, थोड़ा लीन बैक हो जाओ और बॉडी टेंशन बना के रखो। अरे इतना बताने के बाद भी ये होश में नहीं आया। एक्चुअली गीली रेत बोट के स्मूथ बेस से चिपक गई, इस वजह से स्मूथ स्टार्ट नहीं हो पाई। और जैसे ही इसे पुल किया गया तो उस फोर्स ने क्रिएट किया टॉर्क, जिससे भाई साहब को अपनी बॉडी वेट से दुगने फोर्स के साथ बीच की रेत चाटनी पड़ी। अरे मुझे देख लो, मैंने बस एक बार साइंस सीखी है और हमेशा के लिए एक्सपर्ट बन गया हूँ मैं। अरे मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ लो तो बस सब इजी हो जाता है। भाई अब तू टेक इट इजी हो जा। वैसे बोट के पीछे बैठकर उसकी नोज ऊपर थी, यानी हाइड्रोडायनामिक ड्रैग कम लग रहा था, लेकिन जैसे ही नोज पानी में समाई, इसकी एक बार में सीखी साइंस भी काम नहीं आई और भाई के साथ इज्जत भी पानी में समाई। अरे एक बार बेसिक क्लियर हो गई तो आप स्टंट की रेलगाड़ी चला सकते हैं। अरे इसने तो गड़बड़ करती। बॉडी टेंशन मेंटेन थी, नोज अप थी, यानी स्टंट करने के लिए माहौल अच्छा था, लेकिन जैसे इसने टक्कर मारी उसका माहौल बिगड़ गया। स्टूपिड फेल। जिस लड़की को मारा है ना, वो इसे तेरा लास्ट टाइम कर देगी बेटा। 1947 में चक येगर ने 1220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन उड़ाया और साउंड की स्पीड को बीट करने वाले पहले इंसान बने। वैसे साउंड के साथ साथ रफ्तार से चलने वाली एक चीज और है जो बड़ी फुर्ती से काम करती है। एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाबुक यानी व्हिप की, जिसका नजारा ये काउ बॉय दिखा रहा है। क्या बात है, इम्प्रेसिव। और ये म्यूजिकल चाबुक की तैयारी कर रहा है। बहुत हार्ड है छोटे, पर अगर ऐसे नासमझ छोटे चाबुक से खेलते हैं तो ये होता है। चाबुक बजाना या कहिए व्हिप क्रैकिंग एक डेंजरस हॉबी है। अगर सही से परफॉर्म नहीं किया तो चोट लग सकती है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, एटलीस्ट बिना साइंस समझे तो बिल्कुल नहीं। ये काउगर्ल चाबुक के हैंडल को बार बार बैक एंड फोर्थ चलाती है, जिससे एक लूप बनता है जो पूरे चाबुक पे एनर्जी फ्लो करता है। जैसे जैसे चाबुक पतला होता है, एनर्जी नीचे ट्रैवल करते हुए कंजर्व होती है, लेकिन चाबुक का मास कम होता जाता है। इसका मतलब है चाबुक के एंड पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जो साउंड की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल करता है। तो लूप टाइट होके साउंड बैरियर को ब्रेक करता है, जिससे प्रोड्यूस होती है एक प्रेशर वेव और हमें एक छोटी सी सोनिक बूम सुनाई देती है। ऐसी इंसानों से पहले इसे जानवरों ने डिस्कवर किया था। 2 इंच की पिस्टल श्रिम्प भी अपने क्लॉज स्नैप करके सिमिलर शॉकिंग वेव प्रोड्यूस करती है, पर हमारे स्टूपिड्स अरे कहां इतना छोटा सोचते हैं। अरे दे लाइक इट बिग। करो करो, बड़ी स्टूपिडिटी करो, वरना नींद कैसे आएगी। अब तक सबसे लंबा चाबुक जो बजाया गया है वो था 100 मीटर लंबा। इस हरिया ने पकड़ा है सिर्फ 24 मीटर लंबा चाबुक, लेकिन इसे भी सही पड़ रही है। फुल फोर्स चाबुक के जमीन के साथ फ्रिक्शन को ओवरकम करता है और लूप बन के इसी की तरफ आता है और चटकारा दे जाता है। आओ! Well, that is by far one of the stupidest things I've ever done in my life. हाँ हाँ पता है। ये देखिए, चाबुक चटकाने वाली प्रोफेशनल जोड़ी। आओ ललिता, तुम इसके साथ चाबुक डांस क्यों कर रही हो? अरे तुम तो मेरी हो। अरे गोगा की, अरे ढाकी चिकी ढाए। अब पड़ी ना, आओ। चाबुक के हैंडल से जो वेव बनी वो आगे पहुंचते हुए चाबुक की स्पीड बढ़ा देती है और इतनी स्पीड से ललिता को हिट करती है कि चाबुक की टिप भी टूट जाती है और निशान भी छोड़ जाती है। चाबुक का चटकारा घर में अशांति फैला सकता है। देखिए। Let's see how fast I get in trouble cracking this whip inside the house.
स्टूडेंट्स, अरे कहाँ हो सब लोग भाई? अरे रिसेस की बेल बज गई, वापस आ जाओ। तो चलिए तब तक आपको बता देता हूं, हर बार की तरह आज भी हम एक साइंटिफिक प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, जिसके बाद क्या होगा? टेस्ट होगा। तो बताइए इन वीडियोस में क्या कॉमन है? इस जिद्दी घोड़े में, इस स्टूपिड पकोड़े में और इस रैली कार के चीथड़े में। क्या कहा? एक्सेलरेशन? करेक्ट। ये एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन के हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सुना है? नहीं, कोई बात नहीं, मनीष सर है ना, आओ सीखते हैं। जैसे ही इस रिमोट कंट्रोल कार को शुरू किया जाता है, इंजन में एनर्जी सप्लाई की जाती है और ये एक्सपीरियंस करती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ब्रेक्स के दौरान एक्सपीरियंस करती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होती है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, तो जब कार टर्न होती है तो कांस्टेंट स्पीड में भी वो एक्सेलरेट करती है। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब कार किसी रैंप से जंप करती है तो वो एक्सपीरियंस करती है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कार को वापस जमीन पर लाता है। टाइम टू डू योर बेस्ट, क्योंकि मैं लेने वाला हूं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, और यहाँ तो बहुत वेलोसिटी हो गई, वो भी कम टाइम में, इसीलिए बेइज्जती भी ज्यादा कम टाइम में। ये एग्जाम्पल था पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। पर क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे दिखता है? जी हाँ, ऐसा दिखता है। यहाँ जब साइकिल रैंप से हिट करती है तो वो नेगेटिवली एक्सेलरेट होती है, और फिर साइकिलिस्ट नेगेटिवली एक्सेलरेट होता है जब वो साइकिल को हिट करता है। That was epic. एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 3, कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेंटेन करना कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? टेल। जी हाँ, कॉर्नर्स पर, जहां स्पीड तो कांस्टेंट रहती है पर साइडवेज डायरेक्शन पर, जो इस केस में नहीं था। तो ये था एक्सेलरेशन, और ये था फ्रीकी बेदिंग। क्लास डिसमिस्ड। वाटरफॉल्स, सो फ्रेश, सो कूल, सो नाइस। वाटरफॉल सुनते ही ना पाउट पोज में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की खुजली होती है यार। और वाटरफॉल के पोस्ट पर ना हद से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स भी मिलते हैं यार। पर ऐसा क्या है वाटरफॉल में? नेचुरल वाटरफॉल कमाल होते हैं, जैसे जिम्बाब्वे का विक्टोरिया फॉल्स, जिससे हर मिनट 66,000 क्यूबिक मीटर्स पानी नीचे गिरता है। I don't think I've ever seen anything quite as cool as और this. टेम्परेरी भी बेमिसाल होते हैं, जैसे ग्रैंड कैनियन पर बारिश के बाद बने ये वाटरफॉल। बहती नदी के अंदर पत्थरों की रगड़ से धीरे धीरे नदी का तल घिसने लगता है, जिससे अंदर ही अंदर एक ढलान बना देता है। ग्रेविटी गिरते पानी को एक्सेलरेट करती है और इस एनर्जी से पिछला हिस्सा और घिसता है, जिससे बनते हैं डीप प्लंज पूल्स। फिर नीचे गिरता पानी लोअर लेवल के पानी में मिक्स होके क्रिएट करता है टर्बुलेंस। इससे सरफेस के पास ऐसा वॉर्टेक्स क्रिएट होता है जो पानी को उल्टा बहाता है। लोगों का मानना है वेनेजुएला का एंजल फॉल्स दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, लेकिन टेक्निकली 3.5 किलोमीटर हाई डेनमार्क का स्ट्रेट कैटरैक्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है, पर वो अंडर वाटर है, इसीलिए लोगों की नजरों से बचा हुआ है। कुछ भी कहिए, वाटरफॉल पे जाके गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज मत कीजिए। लो जी, रिश्ता शुरू होने से पहले ही नुकसान हो गया। यहाँ आसपास के छोटे छोटे पुल गहरे होते हैं, क्योंकि पानी लगातार सतह को काटता रहता है, और एक बार ये छोटी सी रिंग इसमें गई
तो मिलनी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है बरखुरदार। व्हाइट वाटर राफ्टिंग किसी ने की है? और ऐसा एक्सपीरियंस किस किस को हुआ है? इंटरेस्टिंग है ना? एक्चुअली जब राफ्ट का अगला हिस्सा नीचे के उछलते पानी को हिट करता है तो टर्बुलेंट वॉर्टेक्सेस राफ्ट को ऊपर पुश करते हैं, जिससे वो पलट जाती है और यात्रीगण खुद ब खुद बिखर जाते हैं। देखिए, छोटे वाटरफॉल में भी वॉर्टेक्स बन सकते हैं। और वॉर्टेक्स की साइंस तो आपको याद है ना? अरे यही कि ये पानी को बैकवर्ड फ्लो करता है। और उसे भी जो पानी के ऊपर हो। शाबाश लड़की, साइंस को अच्छा समझी हो तुम। लेकिन ये वाटरफॉल तो ग्रेविटी के रूल डिफाई कर रहा है, ऊपर को बह रहा है। ये तो साइंस मर्सी से चीटिंग है। हमारे स्टूपिड्स को आपने कहां से कूदते हुए नहीं देखा। लगभग हर जगह कवर कर ली है। स्विमिंग पूल्स, माउंटेन्स, टेबल्स, बिल्डिंग्स, कार्स, ब्रिजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, आपको क्या लगता है, इनके पास कूदने के नए आइडियाज खत्म हो गए हैं? अरे नहीं भाई, ये देखिए, दुनिया में अकल का अकाल पड़ सकता है पर स्टूपिडों की हरकतों का कभी नहीं। ये देखिए, भरे चौराहे में भी नमूनापंती। पहले तो दौड़ के आपको बिल्ड करनी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिटरमाइन करती है ट्रेजेक्टरी, और आप एक कर्व पैराबोला फॉलो करते हैं। बड़ी जंप के लिए आपको इंपल्स को मैक्सिमाइज करना होगा, यानी ग्राउंड पे लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वो टाइम जितनी देर फोर्स अप्लाई किया गया। पर क्योंकि जंप के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है, इसीलिए आपके पास मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही होता है, जिसमें आपको जंप क्लियर भी करनी होती है। मैक्सिमाइजिंग इंपल्स और पैराबोलिक ट्रेजेक्टरीज जितना इमेजिन किया था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला, पर हमारे नमूनों से कम। अब इन्हें देखिए, लाइफ सिंपल थी तो जंप कॉम्प्लिकेटेड बना दी। झूले वाले के ऊपर से कूद रहे हैं और मुंह की खा रहे हैं। इस लड़के ने जरूरत से बड़ा टास्क ले लिया था, लेकिन दूसरा बंदा झूल रहा है, इसीलिए इसे मैक्सिमम इंपल्स के लिए बहुत कम टाइम मिला। और जितना मिला उसमें भी गुड़ गोबर कर दिया। कोशिश कीजिए जिससे आप जंप कर रहे हो वो बिल्कुल भी ना हिले, और झुका हो तो बिल्कुल भी ना उठे। और गुरु, और ये तो दोस्त से बदला लेने का पुराना तरीका लगता है। और जब बीच में बंदा खड़ा हो जाए और जंप का फलूदा ही बनता है, और ठोको ताड़ी। यहाँ प्रोफेशनल्स का खेल है, तभी तो 5 लोगों के ऊपर से जंप ट्राई हो रही है। लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा गिरने के चांसेस होंगे किसी के भी। अब क्योंकि यहाँ लाइन से 5 लोग थे, जंपर को एक आदमी के ऊपर जंप करने के मुकाबले यहाँ ऐसी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी चाहिए थी जो ऊंची हो और लंबी भी। लेकिन सड़क पे स्वैग दिखाने वाले इस स्टूपिड डूड की कैलकुलेशन गलत हो गई। लेकिन ये भी जिद्दी है, अपनी गलती को सुधारना जानता है। स्मार्ट बॉय।